नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो स्वस्थ रहे मस्त रहे। बीमार होने पर जब भी आप डॉक्टर को दिखाने के लिए वहां जाते हैं, कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपके पर्चे पर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। तो आप दवाएं कहां से खरीदते हैं? क्या आप उस पर्चे को जन औषधि केंद्रों पर ले जाकर सस्ती जेनरिक दवाएं खरीदते हैं या फिर उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर या बाहर से महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदते हैं? हालांकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि लोग डॉक्टर की बताई हुई कंपनी या फिर ब्रांड की महंगी दवा ही खरीदने के लिए जाते हैं। उन दवाइयों पर कोई भी सवाल वो नहीं उठाते क्योंकि एक ट्रस्ट जो है वो पेशेंट डेवलप कर लेता है अपने डॉक्टर के साथ। अक्सर ये कहा जाता है कि डॉक्टर अपने पर्चे पर जेनरिक दवाएं नहीं लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉक्टर्स को मरीजों के पर्चे पर जेनरिक दवाएं लिखने को अनिवार्य बनाने की अब जरूरत है। कोई भी दवा सॉल्ट यानी कि केमिकल कंपोजिशन से बनती है, यानी कि एक पूरी उसकी कंपोजिशन होती है, वो किसी भी कंपनी की हो, इसी सॉल्ट को कैप्सूल या दवा के रूप में तैयार किया जाता है। अब यही बीमारी पर काम करते हैं, यानी कि वो ये जो पूरी कॉम्पोजिशन है, अब दवाई का नाम इधर उधर कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका पूरा अगर हम कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, वो एक ही होती है। अब यही बीमारी पर काम करता है। जब दवा के सॉल्ट को कंपनी अपने ब्रांड के नाम से बाजार में बेचती है तो ये ब्रांडेड दवा कहलाती है। जिन दवाओं को बिना ब्रांड या हल्के ब्रांड के साथ बेचा जाता है वो जेनरिक दवाएं कहलाती हैं। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से सस्ती पड़ती हैं। अब कैसे सस्ती पड़ती हैं, एक बड़ा सवाल तो भाई ये है। ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में अंतर क्या होता है, ये सवाल आपके भी जहन में होगा। इनके दाम में कितना फर्क है और क्या इन दवाओं से शरीर को ऐसा कोई फायदा जो है वो मिलता है कि अरे जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप गुड़ ज़्यादा डालेंगे तो चाय ज़्यादा मीठी बनेगी, तो क्या अगर हम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो ब्रांडेड दवाओं में कुछ ऐसा कुछ डाला है क्या कि मतलब आपकी ज़्यादा बेहतर वो आपको ठीक कर देगा? इन सवालों के जवाब के लिए हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि भाई जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये डॉक्टर्स को अब अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जेनरिक दवाएं भी लिखनी चाहिए, ब्रांड लिखने से अवॉइड आपको करना है, आप वहां पर सिर्फ जो उसकी पूरी कॉम्पोजिशन होगी आप उसको लिखिए। अब वो पेशेंट की जिम्मेदारी है कि उसे क्या करना है, मतलब वो जेनरिक दवाएं खरीदना चाहता है या फिर वो ब्रांडेड दवाएं की खरीदना चाहता है। ब्रांड में भी अलग अलग ब्रांड्स हैं। अब वो कस्टमर की, पेशेंट की इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो सवाल जो है वो डॉक्टर से पूछे कि भाई क्या कोई स्पेसिफिक ब्रांड में ही ये पूरी कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो वो उसी दवाई को खरीदे। और देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भाई ये डॉक्टर्स जो हैं पहले से ही इनके पास कोई एक सांठगांठ होती है कि स्पेसिफिकली एक ब्रांड को रेकमेंड करते हैं? ये भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, पेशेंट सवाल उठाते हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ, फिजिशियन है सफदरजंग अस्पताल से, और साथ ही डॉक्टर एम वली हमारे साथ, कंसल्टेंट है गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत शुक्रिया आप दोनों को, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और इस डिबेट में हमारे साथ शुरू हुए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं आप। सबसे पहले डॉक्टर एम वली सर, जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, क्या कोई अंतर है? देखिए, हमने इसके जो नोमेनक्लेचर की है, ये जेनरिक दवाई जन औषधि योजना होने से पहले से आती है, और जो जन औषधि योजना होने से पहले से आती हैं उनके बारे में बहुत बार डिबेट हो चुकी है कि इनकी क्वालिटी खराब है और ये सस्ती हैं, ये फायदा नहीं करती हैं। खासतौर से एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, लोगों में ऐसी धारणा है। तो हमें लोगों को अब कन्विंस करना पड़ता है कि ऑथराइज भारतीय जन औषधि परियोजना, अब बीजेपी वाली दवाई से दवाई ले लो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म ही ये बनाया इन्होंने। तो उसमें वो जो कंपनियां हैं जो स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाती हैं, उन्हीं से ये बनवाई गई हैं, ये अलग से नहीं बनवाई गई हैं। ये जेनरिक वो वाली दवाएं जो जन औषधि योजना की दुकानों पे मिलती हैं, जिसका सबसे बड़ा स्टोर दिल्ली में आप जाकर देखिए, बहुत खुशी होगी, आरएमएल हॉस्पिटल में है, और उसमें कॉम्पोजिशन वही है।
अब मेरे लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि डाइजीन जेल का कंपोजिशन क्या है। अब जो डाइजीन बच्चों बच्चों को पता है क्या है, अब इसमें ब्रांड से लिख दिया तो क्या पता गई। तो बहुत से कॉम्बिनेशंस अभी भारत सरकार देख देख के ऐसे बैन कर रही है, इस साल भी 2 बार करे हैं, जिनमें कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मरीज के लिए अगर इंडेफिनिट क्वांटिटी में ले ले वो नुकसानदेह होती हैं। या लोग आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड, ट्रेंड होता है ना आजकल, हम एक ट्रेंडिंग यूज करते हैं वर्ड, तो ट्रेंडिंग हमारे यहाँ भी चल रही है दवाइयों की, वेट लॉस मेडिसिन की ट्रेंडिंग चल रही है। वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जब से उसने एक दवा का नाम लिया है उसकी ट्रेंडिंग चल रही है, हेयर फॉल की, वेट लॉस की, और बहुत सी चीजें ऐसी। और एक और अब नई बीमारी आने वाली है जो गोरेपन की, स्किन को टाइटनिंग की, आईवी ड्रिप्स का फैशन चलेगा, अब थोड़े दिन बाद आप प्रोग्राम करेंगे इस पे। तो ये ट्रेंडिंग जो हो जाती है ना दवाइयों की, ये बहुत नुकसानदेह है। देखिए जेन्युइन मरीज को अगर हार्ट के लिए डिजॉक्सिन टेबलेट चाहिए है तो वो ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी डिजॉक्सिन टेबलेट उसको सही मिलेगी, ठीक है। कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे हैं जो जेनरिक दवाओं में अभी तक नहीं आए हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं, टीबी की दवाई में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला दिया और उसने कंपनी ने कह दिया कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो आप जो दिखा रहे हैं रंगीन कैप्सूल्स। और इसी तरह जब हम सबसे शुरू में एमडी कर रहे थे तो बहुत उस पर डिस्कस हुआ था, बी कॉम्प्लेक्स की हर प्रिपरेशन कहती थी मैं बढ़िया हूँ। अरे भाई 30 पैसे की दवाई को आप 3 रुपए का क्यों बेच रहे हो बढ़िया बता के, या उसमें थोड़ा सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्पोजिशन बढ़ा के। तो ये भारत सरकार, इस पे हमारा ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस समय बहुत विजिलेंट है। जैसे आपको याद होगा स्टेंट की कीमत कम कर दी, एबर्ट कंपनी भाग गई मार्केट से। तो ये जिसको बेचनी होगी सस्ती वही कंपनी जन औषधि योजना में बिकवाएगी। मैं कभी अपने मरीज से ये नहीं कहता जन औषधि योजना से दवाई मत लो, लेकिन उसकी आड़ में जो दूसरी घटिया कंपनी, जो किसी गली का एड्रेस लिखा होगा, किसी छोटे शहर का एड्रेस लिखा होगा, वो गलियों में जो दवाएं बना रहे हैं और जेनेरिक के नाम से बेच रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उस पर एकदम पाबंदी होनी चाहिए। आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है और उसमें यही मैसेज जाना चाहिए कि जो ऑथराइज्ड जन औषधि योजना केंद्र है, वो मेडिसिन हैं वो ऑथेंटिक है, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। राइट। इट इज नॉट ए स्मॉल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। अगर उस दवाई में कोई कमी पाई जाती है then the government platform is responsible for that because government is promoting, our prime minister is promoting। वो मरीज की जेब के पैसों पे खर्च कम हो इस पे निगाह रख के बनाया उन्होंने ये प्रपोजल। और जो इसकी आड़ में दूसरे लोग अपनी दुकानदारी कर रहे। ठीक है डॉक्टर अरुण पांडे जी, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि मैं तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में कभी ये नहीं लिखता कि आप ब्रांडेड दवाइयाँ लें, अब ये चर्चा देखिए बहुत बड़ी है कि भाई सरकारी अस्पताल में तो हम देखते हैं कि वो कोई ब्रांड जो है वो नहीं लिखते, वो कहते हैं कि जन औषधि केंद्र जो पास में ही बहुत सारे सरकारी अस्पतालों के होता है तो वहां से आप मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन सर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी क्या ऐसा करते हैं, मतलब बहुत रेयर सिनारियो है कि वहां पर वो कॉम्पोजिशन लिख दे मेडिसिन की और आप इसको खरीद लीजिए, अब आपकी मर्जी है आपको कैसे खरीदना है वो। डॉक्टर अरुण जी पलक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वली सर तो हमारे टीचर रहे हैं, हमारे कॉलेज से आते हैं, एलुमनी भी है हमारे। तो सर की अक्षरशः जो बात कह रहे हैं, सर की एक एक बात पे मैं हामी भर रहा हूँ कि और सर तो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्लेम्ड हैं हमारे मेडिकल फील्ड में। तो सर का तो कहना ही, अगर सर कह देते हैं कोई चीज तो ये मान ली जाती है कि ऑथेंटिक है। तो मैं आपके चैनल पे पुष्टि दे रहा हूँ कि जो सर कह रहे हैं टोटली सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें बस एक सलाह मैं ये देना चाहता हूँ एक एग्जांपल के साथ। पलक जी आपके किसकी टीवी स्क्रीन पे मैंने देख रहा हूँ बिग लाइव करके एक प्रमोशन आप कर रही हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड है ये प्रोग्राम, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो। अभी जब आप बात कर रही थी कि क्यों ये ब्रांडेड दवाई महंगी क्यों हो जाती है, मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ पाएंगे, जब हमारे देश के मेगा स्टार आके बोलेंगे कि घुटने की दर्द में ये दवाई खाइए, ये तेल लगा लीजिए, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका दाम मैडम बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात हमारे फील्ड में वली सर ने हम लोग को जब पढ़ाते समय हमको सिखाया है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब मेगा स्टार आके और एक बहुत बड़े स्टार आके बोलेंगे कि हमने तेल लगाया और घुटने का दर्द मेरा ठीक हो गया,
तो मेरे जैसा डॉक्टर और या फिर वली साहब जैसे डॉक्टर कितना भी अगर बोल रहे होंगे और उसके इंप्रेशन दिमाग में, क्योंकि मैंने फिर कहा जो दिखता है वो बिकता है, महानायक हूं, आपके टीवी चैनल पे हूं, आपके पूरे देश के प्रेरणा स्रोत अगर माने जाए, और अगर वो कहें कि फला दवाई मैं खाया और मेरी जवानी वापस लौट आई, तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। जैसे वली साहब ने कहा कि ये जेनरिक दवा से अगर कोई घटिया क्वालिटी की दवा दे दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जन औषधि केंद्र के साथ साथ सरकार पे भी है। उसी तरह मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर ऑथेंटिसिटी। अरुण पांडे जी, आपसे सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत वास्ट लेवल पर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आपकी पीआर है, आप अपनी एम्बेसडर बना रहे हैं अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है, इतनी सारी बीमारियां हैं, उस बीमारियों के लिए एक स्पेसिफिक अलग अलग दवाइयां बनी हैं। सर बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर चल रही हो या टीवी पर चल रही हो, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर, हम जो स्क्रीन पर अभी दिखाई रहे थे कि एक जो जेनरिक दवाई है वो आपको 15 रुपए की पड़ रही है, तो मतलब अगर आप ब्रांडेड खरीद रहे हैं तो वो आपको 33 रुपए की या 35 रुपए की पड़ रही है। मतलब 100% इंक्रीज भी नहीं है, उससे भी ज्यादा। मैं उसी पॉइंट पे मैं एम्फसाइज कर रहा था, इसी तरह एग्जांपल देकर दिया कि आपके स्क्रीन पे भी मुझे दिख रहा है बिग लाइफ। अब ये आइए समझ के रखिए कि जो भी कंपनियां ब्रांडेड है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई हैं, वो ब्रांडिंग करा रही हैं, वो प्रचार करा रही हैं, वो एड पे खर्चा कर रही हैं, पैकेजिंग पे खर्चा कर रही हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि आप ये दवाइयां जो भी ब्रांडेड है या फिर जेनरिक है, किसी में कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है मैडम। वही दवा सेम, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई के लिखता हूं पैरासीटामोल 650 mg, तो 650 mg इंपॉर्टेंट है कि पैरासीटामोल का 650 mg लेना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि XYZ की ब्रांडेड की कंपनी की दवा लेनी है। अगर मैं लिखता हूं कि खाली पेट की दवा जैसे पेंटोप्रोजोल, अगर मैंने पेंटोप्रोजोल 40 mg लिखा है तो वो 40 mg आपकी उस टेबलेट में जा रही है, इसकी गुणवत्ता हमें चेक करनी है। और यही सो कॉल्ड जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, ये गुणवत्ता पे ध्यान अपना जोर देती हैं, और इसीलिए वो अपने प्रचार करती हैं कि हम तो गुणवत्ता पे जोर देते हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा कि जन औषधि केंद्र पे भी जो जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी इक्वल है, बराबर है। लेकिन अब उसको हमारे माइंडसेट को चेंज करना है कि हमें अमाउंट लेना है एकदम, क्वालिटी जो है वो, अगर पैरासीटामोल मैंने लिखा है 650 mg लिखा है तो 650 mg जो जेनरिक मेडिसिन में ले रहा हूं वो 650 mg निकले, इसकी गुणवत्ता तय करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जैसे सर ने कहा कि आज जेनरिक दवाई मेडिसिन में भी गली कोचे, यानी कि आप नंबर का संख्या गिन नहीं सकती कितनी कंपनियां, फार्मा कंपनियां हैं, तो इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा है। और अगर मान लीजिए जेनरिक मेडिसिन के नाम पे कोई भी जन औषधि केंद्र या कोई भी XYZ केंद्र कोई दवा ऐसी दे देती है पेशेंट को जो कि जेनरिक के नाम पे गली में बनने वाली कोई दवा है, तो इस पे गुणवत्ता, मैं बार बार बात कर रहा हूं, गुणवत्ता पे हमें ध्यान देना है। मेडिसिन में कोई गड़बड़ी नहीं है, जेनरिक मेडिसिन उतना ही कारगर है जितना कि ब्रांडेड। इवन ब्रांडेड से आपके पॉकेट पे खर्चा आता है मैडम, आपकी फैमिली में वो पैसा अगर रहेगा तो काम आएगा। लेकिन अगर ये 5 पैसे की दवा को हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांडेड, जिस तरह से डॉक्टर अरुण पांडे बता रहे हैं कि इसमें मार्केटिंग है बहुत सारी, और क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पर आपकी कॉस्ट का, तो सर ये रेगुलेशन कैसे होती है? क्योंकि सर आप बहुत सीनियर और आप जानते होंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है। क्या इसमें डॉक्टर इन फॉल्ट है या फिर वो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है जो इस मेडिसिन को बना रही है, कि कोई सांठगांठ होती है? और सर तीसरा सवाल ये कि प्राइस रेगुलेशन कैसे होती है कि भाई आप इससे ज्यादा ये दवाई जो है वो बेच नहीं सकते हैं? मैं आपको 3 हिस्सों में इसका उत्तर दूंगा। अरुण, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। पहले तो जो दवाई है उसका ऐड करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? वही जो बता रहे थे नायक को भी व्हीलचेयर पे आगे घुटने की दवाई का एडवर्टीजमेंट देते अब ये एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई दवाई के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका खर्चा लाखों करोड़ों में कहां से आ रहा है? दवाई पे तो कस्टमर की पॉकेट पे तो जा रहा है। तो हमें एडवर्टीजमेंट को बैन करना चाहिए दवाओं के। क्यों दवाई का एडवर्टीजमेंट की जरूरत है भाई? दूसरा, मैं बहुत जूनियर था जब आपकी एज का था अरुण, तो जब रेनिटिडीन नाम की एक दवाई ग्लैक्सो कंपनी ने बनाई थी नई, तो मैं अमेरिका गया, तो वहां से मैंने एक रद्दी में पड़ी थी एक डॉक्टर के कमरे में, फार्माकोपियम इंडेक्स कहते हैं वहां उसको, वो मैं उठा लाया।
उनसे परमिशन लेके। मैं थक गया उसमें, एक ही नाम मिला रेनिटिडीन का, और भी केमिस्ट शॉप पे जाइए 51 लगी होंगी रेनिटिडीन, उसमें हिमाचल की गलियों में बनी हुई, कोटद्वार में बनी हुई, हरियाणा के ऐसे शहर की बनी हुई रेनिटिडीन होगी जिसका नाम भी हम दोनों डॉक्टर्स ने सही नहीं सुना होगा, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल गारंटीड नहीं है। वो क्यों आती है मार्केट में, उसका प्रोडक्शन क्यों शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, ये है प्रॉब्लम। हम उस समय तो बहुत लिबरल होते हैं, जैसे लोग कहते हैं जी ये मकान बन गया फिर आगे तोड़ गए। अरे भाई जब मकान बन रहा था तभी रोको ना, जब उसको आप 54 कंपनियों को एक दवाई बनने तो का क्या लाइसेंस सर आप जो ये बात कह रहे हैं डॉक्टर एम्बली जी, मुझे याद आ रहा है वो अभी पीछे जो कफ सिरप को लेकर एक कफ सिरप का प्रॉब्लम नहीं, शुरू हुई उससे थी कि पहले बाहर ये की कंपनीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा और जा रहा है कि बेइज्जती भाई हुई कफ इंडिया सिरप की। ठीक नहीं नहीं है। नहीं, वो जो ये 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल का भी तो स्कैम हुआ है ना, वो इतना बड़ा स्कैम कोविड में हो गया था। अच्छा, ये एक चालाकी भी करते हैं कंपनी वाले, वो नाम ऐसा रखते हैं जो कैची हो, पेन। अब हर को याद है, पनीर आके कहता है जी मैं पेन 40 खा रहा हूं, अब मैं क्या करूं, अब कहां से दूसरे ब्रांड की पेंटोप्राजोल लिखूं, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पेन खा रहा हूं साहब, ये कंपनी की चतुराई है, वो इसके लिए एमबीए एम्प्लॉइज रखते हैं, बहुत हाईली सैलरीड, उनकी लाखों से ज्यादा तनख्वाह होती है। वो ये सजेस्ट करते हैं कैसे आप अपनी प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर करें तो सबको इफेक्टिव हो, नाम याद हो जाए। इसी तरह डोलो का स्कैम क्यों हुआ, मैं कहता हूं उसके लिए इसका नाम जिम्मेदार है, स्कैम तो बाद में हुआ। हर एक की जबान पे डोलो था, मैंने डोलो 650 खा ली जब मुझे कोविड में फोन आते थे। तो ये कैची नेम्स जो होते हैं, इसीलिए तो क्या डॉक्टर एम्बली जी, ये तो फिर पूरा नेक्सस हुआ ना सर, डॉक्टर बोल रहे हैं कि डोलो आप ले लो, या आप जो एक गैस की, जिसको गैस्ट्रिक इश्यू के लिए आप जो दवाई का नाम ले रहे थे सर, वो आप ले लीजिए, तो या क्यों फिर ले ये लो? जितने भी नाम है सर, ये तो हमारे फार्मासिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप ये फलाना दवाई खा लीजिए। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे प्रोफेशन की कि ये आजकल, और ये भी आ गया ना गूगल बाबा, मैं सामने पैसे बैठे बैठे पेशेंट गूगल कर लेता है प्रिस्क्रिप्शन कि जी ये तो आपकी ये दवाई क्यों दे दी आपने, ये तो उसकी दवाई है। फिर मैं उसको समझाता हूँ भैया इस दवाई को 120 बीमारियों में यूज किया जाता है, यू आर वन ऑफ दोज 120 डिजीजेस। तो और फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है इससे भी बहुत हो रहा है सोशल मीडिया से, और आजकल तो सोशल मीडिया भरा हुआ है गोरे होने की दवाइयों से। ये तो पीछे रह गई, छोटी छोटी दवाइयां हैं, अब तो 1200 रुपए की 60 कैप्सूल की शीशी, गोरे हो जाइए, स्किन को इंटैक्ट कर लीजिए, और वो आ जाती है हीरोइन, वो कहती है मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लगा रही हूँ, और आज ड्रिप सर वाला आप जो ये बोल रहे हैं ना गोरे होने की दवाइयों के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, अभी दर्शक ये सोच रहे होंगे क्या इनकी भी कोई जेनरिक मार्केट में कोई दवाइयां जो है वो मिलती है। गोरे होने की दवाई है अच्छा खाना, विटामिन युक्त भोजन, अवॉइड जंक फूड। ये गोरे होने के फार्मूले दे रहा हूं मैं सब दर्शकों को। साफ सुथरा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, फल खाइए, ये गोरे होने का फार्मूला है, और ये सब दवाई इन्हीं चीजों से बन रही। तो आप प्रोसेस्ड फल खा रहे हैं, प्रोसेस्ड आप दूसरी वेजिटेबल्स खा रहे हैं उस कैप्सूल की शक्ल में, तो ये बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। अमेरिका में हो चुका है शुरू, $500 की ड्रिप लगती है, उसमें विटामिन होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वो पता है लोगों को। डॉक्टर अरुण पांडे जी, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहते हैं ना टीम सेटअप की जाती है कि ये नाम दिया जाएगा, फिर इस नाम को डॉक्टर्स को बोल देंगे कि आप भी यही बोलेंगे, फार्मासिस्ट को बोल देंगे आप भी यही बोल देंगे, और फिर 1-1.5 साल में वो नाम, 1-1.5 साल तो सर मैं बहुत ज्यादा समय बोल रही हूँ, 3-4 महीने में वो नाम सबके जुबान पर चढ़ जाएगा, और उसके बाद सब कहेंगे कि भाई अच्छा आपको ये हो रहा है आप ये ले लीजिए, अब तो हमें डॉक्टर की कंसल्टेंसी की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये दवाई ले लीजिए। देखिए पलक जी, कोविड के बारे में चर्चा कर रहे थे सर, मैं भी कोविड की तरफ से जाता हूँ। देखिए ये बात तो सच है कि कोविड भयावह बीमारी थी, एक आपदा था, लेकिन उस आपदा में कई लोगों ने अवसर तलाश किया। ये देखिए आप उस समय किसी को फोन करिए, उसके पास 5 दवाइयों का नाम वो ऑटोमेटिक आपको बता देता था। एक डोलो, एक 650 mg की पैरासीटामोल खा लो, दूसरा एक जिंक ले लो, विटामिन डी की गोली ले लो, कैल्शियम ले लो, और कोई मल्टीविटामिन ले लो। अब वो मल्टीविटामिन का मैं इस चैनल पे नाम नहीं लूंगा ब्रांडेड दवाइयों का, आप समझ पा रही हो कि वो दवाइयों का नाम आज भी कभी भी आप अगर बात करें किसी से, क्या हुआ है जी, गैस है, फटाक से वो दवाई का नाम आपको बता दिया जाएगा। तो इस पे रिसर्च करते हैं ये लोग कि दवा ऐसी कौन सी नाम रखें
अब पलक नाम है आपका मैडम, तो पलक नाम आपके पेरेंट्स सोच के रखे होंगे पलक क्यों है, वो भी सोचते हैं कि इस दवा का नाम क्या, ऐसा क्या लिखे जो कैची हो, बहुत इजीली याद हो जाए। अब बहुत अगर किसी का नाम, अगर जैसे आपने वो कविता या कहावत सुनी होगी कि एक बंदे से पूछा गया कि क्या, एक मास्टर साहब ने एक स्टूडेंट से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बताने लगा नागा सुब्रमण्यम ब्रह्मचारी, तो बोले इसका स्पेलिंग बताओ, तो वो स्पेलिंग नहीं बता पाया। दूसरे को खड़ा किया, बोला नाम क्या है, तो बोला कि राजू, तो वो बता दिया नाम। तो यही होता है कि बड़ा नाम और कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने से बचते हैं लोग, और बहुत सिंपल नाम रखते हैं जो कैची हो, सबके जुबान पे चढ़ जाए। तो इसमें भी पैसा खर्च होता है। फिर मार्केटिंग करने में इनके पास पूरी एक टीम होती है, फार्मा कंपनियों के पास एक मार्केटिंग टीम कर रखती है, उनको हाई पैकेज पे रखते हैं। फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि फला डॉक्टर या फला अस्पताल में पेनिट्रेट कैसे करना है, वहां भी इनका नेक्सस चलता है। और फिर ये दिखाते हैं कि मेरी जो दवा है ये फला दवा से क्यों बेहतर है। इवन आपको हमारे तो ओपीडी में, सर के भी ओपीडी में जाते होंगे, ये पूरा रिसर्च पेपर लेके आ जाते हैं कि हमने जो दवा बनाई उसमें इसको ये फायदा हो गया। जो पहले बनती थी, जैसे सर ने बताया कि उसी में बी कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया तो वो दवा नया हो गया, अब उसकी एक रिसर्च पेपर लेके आएंगे, वो रिसर्च पेपर की भी मार्केटिंग करते हैं कि ये जो दवा हमने बनाई है कॉम्बिनेशन के साथ, इसका रिसर्च ये है, इसका फायदा ये है। डॉक्टर एमवली जी, बार बार सर वो डिस्कशन का फिर कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर मुझे आज खांसी जुकाम है या फीवर हो रहा है तो मैं अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर से मैं पूछूंगी आप मुझे दवाई बताइए, क्योंकि मेरे पास तो इसकी एक्सपर्टीज है नहीं। अब वो जोन सी दवाई सर लिख देगा, वो दवाई में जाके फार्मासिस्ट के पास जाऊंगी और उससे वो दवाई ले लूंगी सर। अब जब वो फॉर्मूला लिख ही नहीं रहा सर, तो इसमें तो इन फॉल्ट डॉक्टर है ना। नहीं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है मरीज को जानने की। फॉर्मूला इसलिए गवर्नमेंट ने जरूरी किया है। अभी तो आप तो फॉर्मूले की बात कर रही हैं, 90% डॉक्टर्स की राइटिंग नहीं समझ में आती और हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर है कोर्ट का कि आप कैपिटल में लिखिए। अभी मैंने 30 प्रेस्क्रिप्शन बनाया, सुबह से मैं टाइप करवा के देता हूँ, मैं उससे बच गया, मैं लिख ही नहीं रहा जी, मैं तो टाइप दे रहा हूँ और 2 बार स्पेलिंग चेक करता हूँ। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत अच्छा। अभी मैं आपके क्वेश्चन से पहले एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे प्रोग्राम करते हो। अभी नाम की बात हो रही थी, अभी मैंने आपकी शेल्फ पे दिखा रही थी, आप लूज देखा सिरप, ये वो सिरप है जो एक जमाने में जब हम एमडी कर रहे थे, अमेरिकन एम्बेसी से जाके लोग ड्यूफिलैक लाया करते थे। ऐसा बढ़िया नाम रखा इस कंपनी ने, लूज, जैसे हर रोग दफा ऐड आता है ना, और पेट सफा, पेट साफ नहीं हो रहा तो दवाई का नाम पेट सफा रख दिया। इसीलिए लूज नाम कहां से लाया है, उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये हम नहीं कर सकते, ये बहुत देर हो चुकी है। और हम अभी भी बहुत भाग्यशाली हैं हिंदुस्तानी लोग कि यहाँ फार्मा इंडस्ट्री डॉक्टरी को नहीं गवर्न कर रही है। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है ये बदलाव जो है वो कलेक्टिवली ऑफिशियल्स की तरफ से और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जिसके पास भी जिम्मेदारी है उसे भी करनी चाहिए। ड्रग कंट्रोलर है, उसको चेक करना चाहिए हमने कितनी फाइलें बना ली, बिल्कुल, कितने लोगों को लाइसेंस दे दिया। भैया घपला तो हो भी करे, जब तब 25, 30, 54 कंपनी रेनिटिडीन बनाएंगी। आप बिल्कुल सर से कहिए भैया तू रेनिटिडीन मत बना, तू कोई और लिया, वो बना। बिल्कुल। और सर देखिए चर्चा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि जेनरिक दवाएं जो है और जो हम ब्रांडेड दवाएं ले रहे हैं उनमें अंतर क्या है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हमारे साथ बात की, बहुत शुक्रिया।